Good morning, student. The last class we have discussed about test cross, and not only the test cross, we have discussed about the dominant condition, recessive condition, how the traits has given their name, whether it is dominant and recessive, and for that, Mendel Sahab have conducted one experiment in which he has crossed the traits of a single character. मैं फिर से याद दिला दूं, जैसे सपोज कीजिए हाइट क्या है? हाइट इज ए कैरेक्टर, हाइट इज ए कैरेक्टर, और इस हाइट के दो ट्रेट्स हैं, कौन कौन से? टॉल और डॉर्फ, ये दो ट्रेट हो गए। मेंडल साहब ने इन दोनों ट्रेट्स को आपस में क्रॉस किया था, और क्रॉस करने के बाद उन्होंने कहा था कि हर बार जब भी आप इनको क्रॉस करेंगे तो कोई एक अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, कोई एक अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा, जो भी अपने आप को एक्सप्रेस करेगा उसी को हम डोमिनेंट करेंगे, और जो नहीं कर पाएगा वो कौन सा था? डॉर्फ, इसको हम क्या कहेंगे? रिसेसिव। दरअसल अब हम आज बात करने वाले हैं मेंडल साहब के उन 3 लॉस के बारे में जो उन्होंने एक्सप्रेस किए, या यूं कहिए कि इस पूरी की पूरी जर्नी के थ्रू उन्होंने वो 3 लॉस दिए थे। देखिए ऐसा नहीं था कि मेंडल साहब ने ये पूरी चीजें की फिर लॉ दिए, उनके पूरे काम था। क्योंकि हमें आपको स्टेप बाय स्टेप चीजें बतानी थी, इसलिए हमने अभी लॉ के बारे में कभी भी डिस्कस नहीं किया। अब हम जब आपको लॉ पढ़ाएंगे, क्योंकि आपको बेसिक पता है, इसलिए बड़ा आसान होगा आपको उन तीनों लॉज के बारे में जानना कि वो मेंडल साहब के कौन कौन से लॉ थे। तो कौन कौन से लॉ थे? पहला लॉ था लॉ ऑफ डोमिनेंस, दिस इज द फर्स्ट वन। दूसरा था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, एंड तीसरा लॉ था उनका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टिंग। ये 3 लॉ है। हालांकि इन 3 में ये जो दोनों लॉज हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये 2 ऐसे लॉ हैं जो मेंडल साहब नॉर्मली अपने क्रॉस के थ्रू जिसको उन्होंने एक्सप्रेस किया था वो था मोनोहाइब्रिड क्रॉस। यानी इन दोनों लॉ को समझा जा सकता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस से। लेकिन जो तीसरा लॉ है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये एक्चुअली में मोनोहाइब्रिड क्रॉस से नहीं समझा जा सकता। उसको समझने के लिए थोड़ा सा मोनोहाइब्रिड से एक स्टेप आगे, जिसको हम कहते हैं डाईहाइब्रिड क्रॉस। क्या कहते हैं? डाईहाइब्रिड क्रॉस, इसके थ्रू समझा जा सकता है। दरअसल हम करेंगे ये कि आज की क्लास में हम बात करेंगे कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, डाईहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, और इसी मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड को पढ़ने के दौरान हम ये लॉज ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या थे इनको भी समझें, दोनों चीजें समझ जाएंगे। देखिए यदि आप बेसिक समझ गए हैं तो फिर बहुत ज्यादा तकलीफ या परेशानी मेरे हिसाब से इन तीनों लॉज को समझने में नहीं होनी चाहिए, मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड क्रॉस को समझने में नहीं होनी चाहिए, बशर्ते कि आपको बेसिक पता हो। बेसिक क्या था? बेसिक था कि कैरेक्टर क्या है और ट्रेट क्या है, ये दोनों आपको बिल्कुल दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठा होना चाहिए। तो मैं फिर याद दिला दूं, टोटल मेंडल साहब ने 7 कैरेक्टर के ऊपर काम किया था, और इन 7 कैरेक्टर के टोटल कितने ट्रेट थे? 14 ट्रेट थे। ये ध्यान रखिएगा, 7 कैरेक्टर थे, और हर एक कैरेक्टर के 2-2 ट्रेट थे। एक अपने आप को डोमिनेंट शो करता था, एक अपने आप को रिसेसिव शो करता था। वो कैसे उन्होंने फाइंड आउट किया था, ये हमने सबसे पहली वाली क्लास में बताया था कि जब भी टॉल को टॉल के साथ उन्होंने क्रॉस किया तो टॉल आना है, कोई प्रॉब्लम नहीं। डॉर्फ को डॉर्फ के साथ क्रॉस करना है तो डॉर्फ आना है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब टॉल और डॉर्फ को उन्होंने क्रॉस किया तो किसी एक ने ही अपने आप को एक्सप्रेस किया था। हर बार उन्होंने कई बार ये बात प्रोसेस की, लेकिन हर बार उन्होंने देखा कि जब भी टॉल और डॉर्फ को उन्होंने क्रॉस किया तो क्या आया? एक ही ने अपने आप को एक्सप्रेस किया, उसी को उन्होंने क्या कहा था? डोमिनेंट कहा। इन सब कॉन्सेप्ट को लेते हुए मेंडल साहब ने दिया सबसे पहला जो उनका लॉ था वो था लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब बात आती है साहब ये क्या है लॉ ऑफ डोमिनेंस? बड़े सिंपल शब्दों में मैं कह दूं कि जब भी कोई भी कैरेक्टर आप लेंगे, कोई भी कैरेक्टर मीन्स मान लीजिए आपने हाइट एक कैरेक्टर लिया, इस हाइट कैरेक्टर के 2 ट्रेट को यदि आप आपस में क्रॉस करते हैं, ऐसी कंडीशन में F1 जनरेशन में केवल एक ही ट्रेट अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, आइदर टॉल और डॉर्फ, दो में से। हालांकि
हमने पहले ही कर चुके हैं, हमको पता है कि टॉल आएगा क्योंकि डोमिनेंट यही है तो यही आएगा। पर जब मेंडल साहब को नहीं पता था तब उन्होंने ये पूरी थ्योरी रखी थी कि जब भी कभी एक कैरेक्टर के दो ट्रेड को आप आपस में क्रॉस करेंगे, ओनली वन ट्रेड कैन एक्सप्रेस इटसेल्फ इन F1 जनरेशन। आपको याद होगा F1 जनरेशन मैंने दिखाया था कि जहां से भी आप क्रॉस शुरू करें तो जो दो ट्रेड को आप क्रॉस करेंगे वो दोनों पेरेंट हो जाएंगे, उनके क्रॉस के बाद जो प्रोजनी बनेगी वो F1 जनरेशन होगी, और इस प्रोजनी को जब आप सेल्फ क्रॉस करेंगे तब F2 प्रोजनी आएगी। मेंडल साहब ने कहा when a trait has taken its traits are crossed with each other, only one can express itself in F1 generation, and the trait which express itself in F1 generation is considered as dominant. Is considered as dominant. Then what is about the other trait? This trait can reappear in F2 generation, and that trait which reappear in F2 generation will be considered as recessive. तो ये मेंडल साहब का लॉ था जिसको उन्होंने लॉ ऑफ डोमिनेंस के थ्रू रखा। कैसे रखा और कैसे इसको हम प्रूफ करेंगे वो मैं आपको अभी दिखाने की कोशिश करता हूं। इज इट क्लियर? मैंने जो बात अभी आपको नॉर्मल लैंग्वेजेस में बताई, यदि मैं उसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखूं, थ्योरम के फॉर्म में लिखूं, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता है व्हेन टू होमोलोगस, होमोलोगस मेरी बात समझ में आ रही? मैंने कहा था कि होमोलोगस और हेट्रोलोगस का जो ट्रेट का जो कॉन्सेप्ट है वो सब दिन डोमिनेंट के साथ मिलेगा, रिसेसिव के साथ नहीं, क्योंकि रिसेसिव ट्रेट सब दिन कैसे होते हैं? होमोलोगस ही होते हैं। जैसे यदि मान लीजिए मैं हाइट की बात करता हूं तो स्मॉल टी तभी डॉर्फ होगा, लेकिन कैपिटल टी भी टॉल होगा और कैपिटल टी स्मॉल टी भी टॉल होगा। तो ये कहता है कि व्हेन टू होमोलोगस ट्रेट, यहां केवल ट्रेट नहीं वर्ड यूज हुआ है, यहां होमोलोगस वर्ड यूज हुआ है। होमोलोगस इसलिए क्योंकि यदि हम हेट्रोलोगस ट्रेट लेंगे तो मेंडल साहब का लॉ ऑफ डोमिनेंस फिर क्लियर नहीं हो पाएगा। इसलिए व्हेन टू होमोलोगस ट्रेट ऑफ ए कैरेक्टर क्रॉस विद ईच अदर, ओनली वन कैन एक्सप्रेस इन F1 जनरेशन। तो यदि आप दो होमोलोगस ट्रेट को लेंगे, एक टॉल और एक डॉर्फ, दोनों होमोलोगस हों और उनको क्रॉस करें, F1 जनरेशन में केवल एक अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, आइदर टॉल और डॉर्फ। जनरेशन दैट कैन बी ओनली वन कैन एक्सप्रेस इटसेल्फ इन F1 जनरेशन दैट कैन बी कंसीडर्ड एज डोमिनेंट। तो जो भी F1 में दिखेगा वो डोमिनेंट होगा, एंड अनदर व्हिच इज नॉट इन F1 रीअपियर इन F2 जनरेशन, और जो F1 में अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया वो रीअपियर होगा F2 में, एंड आफ्टर सेल्फ क्रॉस कंसीडर एज रिसेसिव। ये देखते हैं यहां पर कि ये प्रोसेस कैसे होती है। दरअसल मैंने कहा कि टू होमोलोगस ट्रेट ऑफ ए कैरेक्टर, एक कैरेक्टर क्या है? मान लीजिए कैरेक्टर हो गई क्या हमारी हाइट, हमारा क्या है? कैरेक्टर, और इसके दो ट्रेट क्या है? टॉल और डॉर्फ। ये दो उसके क्या हो गए? ट्रेट हो गए। जैसा कि लॉ ऑफ डोमिनेंस में पहले ही क्लियर कर दिया गया है, होमोलोगस ट्रेट, ऐसे ट्रेट होमोलोगस, मतलब यहां पर जो टॉल है वो कैसा वाला चाहिए हमको? कैपिटल टी वाला। डॉर्फ कैसा चाहिए? तो डॉर्फ तो स्मॉल टी वाला ही डॉर्फ अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। अब आप कहेंगे सर हम कैसे जानेंगे कि कोई पौधा जो टॉल दिख रहा है वो कैपिटल टी वाला टॉल है या कैपिटल टी स्मॉल टी वाला टॉल है? तो पिछली क्लास में ही मैंने जिक्र किया है कि आपको होमोलोगस और हेट्रोलोगस जानने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप उसका टेस्ट क्रॉस करें। टेस्ट क्रॉस मतलब जो भी ट्रेट आपको दिया हुआ है आप उसी के रिसेसिव के साथ उसको क्या कर दें? क्रॉस कर दें। यदि आप उसको रिसेसिव के साथ क्रॉस करते हैं रिजल्ट 100% आता है, मतलब जो आपने ट्रेट लिया है वो होमोलोगस है। यदि आप उसके रिसेसिव के साथ क्रॉस करते हो और आपको रिजल्ट 100% नहीं मिलता, इसका मतलब जो आपने ट्रेट लिया वो कैसा है? हेट्रोलोगस है। तो ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं, हमने टेस्ट क्रॉस ऑलरेडी लास्ट क्लास में पढ़ा। तो ये हमारा टॉल हो गया, ये डॉर्फ हो गया। हम आगे की प्रोसेस करते हैं कि मेंडल साहब क्या कहना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक टॉल प्लांट को हमने एक डॉर्फ प्लांट के साथ क्रॉस किया, और ये कौन सी जनरेशन है हमारी? पेरेंट जनरेशन। कैसी जनरेशन है हमारी? पेरेंट जनरेशन। अब जब आप क्रॉस करते हैं तो इनके गैमेट बनाने पड़ते हैं।
तो ये गैमेट बनेंगे क्या, कैपिटल टी, इसके गैमेट बनेंगे क्या, स्मॉल टी, ये क्या हो गए उनके गैमेट्स। गैमेट्स बनने के बाद मैंने सिंपलेस्ट तरीका आपको बताया है कि आप चेकर बोर्ड बनाइए, वो क्रॉस करने से बेहतर है क्या, चेकर बोर्ड बना लीजिए। और चेकर बोर्ड में मैंने कहा है कि जितने गैमेट हो उसके हिसाब से चेक, चूंकि यहाँ पर 2 गैमेट है, यहाँ 2 गैमेट है, तो हम इस तरीके से चेकर बोर्ड हमारा 4 का बनेगा। एक के गैमेट आप एक साइड में रख लीजिए, दूसरे के गैमेट आप दूसरे साइड में रख लीजिए, यही एक तरीका है। अब इन दोनों को आप क्या कर दीजिए, क्रॉस कीजिए, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। ऐसी कंडीशन में देखेंगे तो आप देखेंगे कि सभी के सभी पौधे, ये कौन सा जनरेशन हो गया, ये क्रॉस करने के बाद ये आ गया आपका F1 जनरेशन। ये कैसा जनरेशन आ गया, F1 जनरेशन। और F1 जनरेशन में सभी के सभी पौधे कैसे हैं, तो यहां आपको ये नहीं जानना है कि ये होमोजाइगस टॉल है या हेटेरोजाइगस टॉल है, क्योंकि आप अब तो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। आपने एक टॉल पौधा लिया, एक डॉट पौधा लिया, उनको क्रॉस किया, उनकी जो प्रोजनी आई तो आपने देखा कि सभी की सभी प्रोजनी कैसी है, टॉल है, F1 जनरेशन। तो हमारा आधा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया लॉ ऑफ डोमिनेंस का, कि वेयर टू होमोलोगस स्टेट ऑफ ए कैरेक्टर क्रॉस विद ईच अदर ओनली वन कैन एक्सप्रेस इन F1 जनरेशन। तो यहां कहीं पे भी मुझे डॉर्फ नहीं दिख रहा, यहां सभी के सभी मुझे टॉल दिख रहे हैं, मींस यहां तक फर्स्ट पार्ट तो मेरा क्लियर है। अब चूंकि सभी एक जैसे हैं तो किसी भी 2 को आप आपस में सेल्फ क्रॉस करा दीजिए। तो मान लीजिए इन दोनों को मैं आपस में क्या कराता हूं, सेल्फ क्रॉस कराता हूं टू गेट F2 जनरेशन। तो इससे क्या गैमेट बनेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसके क्या गैमेट बनेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी। अगेन चेकर वो ये गैमेट फॉर्मेशन हुआ। कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये आएगा कैपिटल टी, ये आएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, ये आएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, ये आएगा स्मॉल टी। अब जब आप देखेंगे इस तरीके का चेकर बोर्ड तो आप पाएंगे, मैं जिसको राउंड कर रहा हूं, पहला, दूसरा और ये तीसरा, ये तीनों के तीनों कैसे हैं, टॉल। तीन कैसे मिल रहे हैं आपको, टॉल मिल रहे हैं। जबकि ये वाला जो है जिसके नीचे मैं लाइन खींच रहा हूं, ये कैसा है, डॉर्फ, स्मॉल टी, यानी 3 टॉल मिल रहे हैं और एक कैसा मिल रहा है आपको, डॉर्फ। और ये कौन सी जनरेशन है, ये जनरेशन है F2 जनरेशन। ये कौन सी जनरेशन है, यही तो मेंडल साहब ने कहा था कि F1 जनरेशन में कोई एक अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, तो ये टॉल यहां एक्सप्रेस हुआ, जिसको हम क्या कंसीडर करेंगे, डोमिनेंट। एंड जो यहां पर, क्योंकि यहां तो 2 ट्रेट लिए आपने, यहां तो एक ही ट्रेट दिख रहा है, टॉल। यहां जबकि आपने एक टॉल लिया, एक डॉर्फ लिया, 2 ट्रेट लिए, 2 में एक ही दिख रहा है। और जो दूसरा वाला ट्रेट यहां F1 में नहीं दिख रहा था, F2 आते आते वो क्या हो गया, रीअपियर हो गया, मींस एक डॉर्फ यहां दिखाई देने लगा। तो जो F1 में अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा, केवल F2 में रीअपियर होगा, उसे हम कहेंगे क्या, तो ये हो जाएगा आपका डोमिनेंट, और ये हो जाएगा आपका क्या, रिसेसिव। क्या हो जाएगा, रिसेसिव। सो ये था मेंडल्स का मोनो हाइब्रिड क्रॉस। आगे बात समझ, कुछ और चीजें अभी सेकेंड लॉ के पहले वो बता दें। तो इस तरीके से ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहलाता है। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप क्रॉस दिखाएंगे मोनो हाइब्रिड आएगा, तो आपको ये स्टेटमेंट के थ्रू लॉ ऑफ डोमिनेंस बता देना है। आपको बता देना है कि पेरेंट जनरेशन को क्रॉस करेंगे तो F1 जनरेशन आएगा, F जनरेशन को सेल्फ क्रॉस करेंगे तो F2 जनरेशन आएगा। और F2 जनरेशन के बाद जो रिजल्ट मिलता है उसमें आप पाएंगे कि जो फिनोटाइपिक रेशियो है, फिनोटाइप मींस दूर से देखकर, वो कैसा है, 3:1, मतलब 3 टॉल और 1 डॉर्फ। जबकि यदि आप इसी का जीनोटाइप रेशियो देखें, हमने आपको बताया जीनोटाइप रेशियो 1:2:1, जहां पर एक कंप्लीट टॉल है यानी होमोजाइगस टॉल है, 2 ऐसे हैं जो हेटेरोजाइगस टॉल हैं, और एक ऐसा है जो होमोजाइगस डॉर्फ है।
तो ये मेंडल साहब का पहला लॉ था, लॉ ऑफ डोमिनेंस, जो यहां पर देखने को मिला। यह लॉ ऑफ डोमिनेंस में हमने ये देखा कि जब भी कभी किसी एक कैरेक्टर के दो ट्रेट आपस में क्रॉस करेंगे तो उन दो में से कोई एक अपने आप को F1 में एक्सप्रेस करेगा, दूसरा अपने आप को F1 में एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। लेकिन जब आप उसी F1 को आपस में सेल्फ क्रॉस कराएंगे तो F2 जनरेशन में वो जो F1 में एक्सप्रेस नहीं हो पाया था F2 में आकर एक्सप्रेस हो जाएगा। और यदि वो ऐसा करता है तो वो रिसेसिव कहलाएगा। और हर बार मोनो हाइब्रिड क्रॉस का जो रिजल्ट आएगा वो आएगा, फिनोटिपिक कहेंगे तो 3:1 और जीनोटिपिक रेशियो कहेंगे तो 1:2:1। एक बात शायद आपको तकलीफ दे रही हो कि मैं कह रहा हूं बार बार मोनो हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस, लेकिन मैंने उसके बारे में नहीं बताया क्योंकि मैं आपको अभी बता रहा था क्या लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में, और मैं ये कह रहा था कि ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस है। तो मैं मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड में भी आपको डिफरेंस बताऊंगा कि क्यों एक को मोनो हाइब्रिड और क्यों डाई हाइब्रिड कहते हैं, वो भी कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठेगा। लेकिन उससे पहले आपको ये बात समझ में हो आ गई। इसलिए देयर इज एनी डाउट हम इसके बारे में और डिस्कस करें। इस बीच एक और बात आती है कि ये तो बात हुई पहले लॉ ऑफ डोमिनेंस की। दूसरा जो लॉ था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, तो क्या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहीं अलग से होता है? तो आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि दरअसल मोनो हाइब्रिड क्रॉस में लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी इंक्लूडेड है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहता क्या है ये जान जाइए। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहता है कि जब भी कोई ट्रेट किसी भी क्रॉस के लिए मूव करेगा तो उसके जो ट्रेड हैं या जो एलील पेयर हैं, इनको एलील पेयर कहते हैं, ये एलील है, ये आपस में पेयर में पाया जाता है। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहता है कि जब भी कोई ट्रेड क्रॉस के लिए जाएगा उसके जो एलील पेयर हैं वो सेग्रीगेट हो जाएंगे। लिटरली मीनिंग सेग्रीगेट की होती है अलग अलग होना, सेपरेट होना। तो फॉर द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहता है कि whenever a trait moves for a cross, its allele pair segregate to form gametes, to form gamete। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यही है, कोई अलग से और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन नहीं। तो दरअसल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ डोमिनेंस दोनों एक साथ यहां मोनो हाइब्रिड क्रॉस में हमको देखने को मिल जाते हैं, समझ में आ जाते हैं, इनमें कोई ऐसी तकलीफ नहीं। कुछ छोटी छोटी चीजें मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड को लेके, और प्लस एक और क्रॉस आता है आपके बीच में इनकम्प्लीट डोमिनेंसी वाला, उसकी बात करते हैं। अब आप ये समझिए कि यहां मैंने लिख रखा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्या बोला है? इट शोज दैट the trait when moves for a cross, its allele pair separate or segregate to form the gamete for fusion। यही है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। मतलब जैसे मान लीजिए टॉम या डॉफ, दरअसल ये कहलाते हैं जब ये दोनों पेयर में होते हैं तो इनको हम बोलते हैं एलील पेयर। क्या बोलते हैं इनको? एलील पेयर। तो एलील पेयर में ये सिंगल को एलील कहते हैं, सिंगल को एलील कहते हैं बिकॉज दीज बोथ कैरी द कैरेक्टर ऑफ देयर पेरेंट। कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा वो अपने, यदि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से फॉर्मेशन हुआ है तो अपने दोनों पेरेंट के आधे आधे एलील कैरी कर रहा है। तो ये जो प्लांट है ये हाफ ऑफ मदर के कैरेक्टर कैरी कर रहा है, हाफ ऑफ फादर के कैरेक्टर कैरी कर रहा है। सो व्हेन दिस ट्रेट और दिस एलील पेयर मूव फॉर द क्रॉस, तो क्रॉस में जाने के लिए जरूरी है कि इसके एलील पेयर क्या हो? सेग्रीगेट हो या सेपरेट हो, तभी किसका फॉर्मेशन होगा? कैपिटल टी का। एंड दीज कैपिटल टी आर नोन एज गैमेट्स। इन द सेम वे यदि ये डॉट प्लांट जाएगा, इसके एलील पेयर क्रॉस के लिए जाएंगे तो इनको क्या होना होगा? सेग्रीगेट होना होगा। दूसरे शब्दों में सेपरेट होना होगा। सेपरेट होके क्या बनाएंगे? स्मॉल टी। तो ये डॉट प्लांट के क्या कहलाएंगे? गैमेट्स। अब ये गैमेट्स तैयार हैं, इनको आप चेकर बोर्ड के थ्रू क्रॉस कर दीजिए। तो जब आप चेकर बोर्ड के थ्रू क्रॉस करेंगे तो आपको जो भी रिजल्ट होगा वो आ जाएगा, हम उस पर नहीं जाएंगे। फिलहाल इतना आप समझ जाइए कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब किसी ट्रेट के से गैमेट फॉर्मेशन के लिए जरूरी है कि उनके जो एलील पेयर है वो क्या हो? अलग अलग हों, तभी ये पॉसिबल हो सकता है। इज इट क्लियर? सो होप आपको ये दोनों लॉ समझ में आ जाएंगे। ये दोनों लॉ समझ में आ गए होंगे
और ये दोनों लॉ आपको मोनो हाइब्रिड क्रॉस में के थ्रू आप उनको क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन डाई हाइब्रिड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आप मोनो हाइब्रिड क्रॉस के थ्रू एक्सप्रेस नहीं कर सकते। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डाई हाइब्रिड क्रॉस पे जाना पड़ेगा। यहां पर दो चीजें आती हैं कि मोनो हाइब्रिड क्या है, डाई हाइब्रिड क्या है, और थोड़ा सा कंफ्यूजन जनरेट होता है मोनो और डाई हाइब्रिड को लेकर। तो अब यहां पर हम पहले मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड के बीच का डिफरेंस देख लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंसी के बारे में। चलिए, मोनो हाइब्रिड क्रॉस इस तरीके का वर्ड है, ये क्या है, और एक आएगा डाई हाइब्रिड क्रॉस। पहले मोनो हाइब्रिड देख लेते हैं तो आसानी से डाई हाइब्रिड समझ में आए। दरअसल मोनो मतलब क्या होता है, यदि हम नॉर्मली देखें तो मोनो का मतलब होता है सिंगल, वन। आगे वर्ड क्या लिखा है, हाइब्रिड। यदि कोई चीज एक ही है तो उसमें दो हाइब्रिड कहां से पैदा हो गए। और फिर लिखता है आगे क्रॉस, मतलब जो एक के दो है उनको क्रॉस कर दीजिए। भाई जो पहले से एक है उसको दो कैसे होंगे, तो ऐसा कंफ्यूज मत होइए। ये मैंने आपको केवल लॉजिकली बताने की ये कोशिश की है, समझने के लिए। आप ये समझिए कि दरअसल ये जो मोनो वर्ड यूज किया गया है ये प्लांट में के कैरेक्टर के लिए यूज किया गया है। हाइब्रिड वर्ड जो यूज किया गया है इस कैरेक्टर के ट्रेट्स के लिए यूज किया गया है। और क्रॉस को क्रॉस ही मतलब उनको आपस में क्रॉस करना। यहां मतलब ये है कि जब किसी प्लांट के सिंगल कैरेक्टर को, एक सिंगल कैरेक्टर ले लीजिए, 7 कैरेक्टर हैं, हाइट ले लीजिए, सीड शेप ले लीजिए, सीड कलर ले लीजिए, फ्लावर शेप ले लीजिए, फ्लावर पोजीशन ले लीजिए, फ्लावर कलर ले लीजिए, पॉट शेप ले लीजिए, पॉट कलर ले लीजिए, कोई भी एक कैरेक्टर ले लीजिए, कोई भी एक कैरेक्टर। तो जब एक कैरेक्टर के दो ट्रेट आपस में क्रॉस होंगे तो इस तरीके के क्रॉस को हम कहेंगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस। एग्जांपल दिखा देता हूं। जैसे मान लीजिए मोनो हाइब्रिड में हमने कैरेक्टर लिया हाइट, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने इसको किया था, तो इसके दो ट्रेट कौन कौन से हैं, टॉल और डॉट। हाइब्रिड यहां मोनो कैरेक्टर क्रॉस क्यों नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि यदि मैं मोनो कैरेक्टर क्रॉस करता तो आप क्या करते, टॉल और टॉल को ही क्रॉस कर देते, फिर कोई मतलब नहीं निकलता। डॉट को क्रॉस कर देते, फिर कोई मतलब नहीं निकलता, क्योंकि डॉट को क्रॉस करेंगे रिजल्ट क्या आएगा, डॉर्फ आएगा। टॉल को क्रॉस करेंगे रिजल्ट क्या आएगा, टॉल आएगा। इसीलिए वर्ड यूज किया हाइब्रिड। हाइब्रिड मींस क्या, दोनों अलग अलग है, दोनों की प्रॉपर्टी क्या है, अलग है, तभी हाइब्रिड होगा। भाई आपने प्लांट हाइब्रिड देखा होगा, प्लांट हाइब्रिड में क्या होता है, एक प्लांट के कुछ अपने अलग कैरेक्टर होते हैं, दूसरे प्लांट के अलग कैरेक्टर होते हैं। दो अलग अलग कैरेक्टर वाले प्लांट को जब आप मिला देते हैं तब एक हाइब्रिड का फॉर्मेशन होता है। मतलब कुछ इसमें अच्छी खासियतें हैं, कुछ इसमें अच्छी खासियतें, उनको मिला दिया। यहां हम क्या कर रहे हैं, एक कैरेक्टर के दो अलग अलग ट्रेट को हम आपस में क्या कर रहे हैं, क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए नाम है। और जब आप इस तरीके के क्रॉस करते हैं तो उसको हम कहते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। और मोनो हाइब्रिड क्रॉस में आप दो लॉज जो मेंडल साहब के हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इज इट क्लियर। दूसरा एग्जांपल ले लें, मान लीजिए सीड शेप की मैं बात करूं। सीड शेप क्या है, एक कैरेक्टर, और इस सीड शेप के दो ट्रेट कौन कौन से हैं, राउंड एंड ब्रिंकल। इनका क्रॉस कर लीजिए। जैसा आपने टॉल और डॉर्फ के साथ जो पूरी प्रोसेस की थी, पेरेंट जनरेशन लिया, क्रॉस किया, F1 जनरेशन बनाया, यहां जब आप ऐसी तरीके से क्रॉस करोगे सीड शेप में तो आप पाओगे F1 जनरेशन में केवल आपको यही पर मिलेगा, कौन, राउंड, क्योंकि ये क्या है, डोमिनेंट। लेकिन जैसे ही आप उसको सेल क्रॉस करोगे F2 जनरेशन में, राउंड तो मिलेगा ही, उसके साथ साथ कौन भी अपीयर होगा, ब्रिंकल्ड भी अपीयर होगा। और ये ब्रिंकल्ड सब क्या कहलाएगा, इज इट क्लियर। सो मोनो हाइब्रिड क्रॉस समझ में आ गया। सो कंफ्यूज मत होइए। एक्चुअली में साइंस में या बायोलॉजी में हर एक वर्ड दिखता जरूर बड़ा है, लेकिन यदि आप उसको बाइफरकेट करके उसकी मीनिंग समझ लेंगे तो आपके लिए बड़ा आसान हो जाए। यहीं पर मैं डाई हाइब्रिड भी बता देता हूं, क्यों, क्योंकि ताकि आपको मोनो और डाई हाइब्रिड का डिफरेंस समझ में आ जाए। अब आ जाते हैं कहां, डाई हाइब्रिड।
डाइहाइब्रिड। अब जब मैं डाइहाइब्रिड क्रॉस की बात करता हूं तब क्या होता है, देखिए डाई हाइब्रिड क्रॉस, मैंने कहा जो पहला वर्ड लिखा है मोनो, वो एक्चुअली में कैरेक्टर को इंडिकेट किया है। तो यहां डाई का मतलब क्या हो गया, टू। अब हमको क्या लेना है, दो कैरेक्टर है। मान लीजिए मैंने ले लिया शीट शेप और दूसरा कैरेक्टर लिया क्या, शीट कलर। ये कैरेक्टर है, ट्रेट नहीं। ये दोनों क्या है, कैरेक्टर को उसने क्या कहा, डाई लीजिए, दो लीजिए। तो हमने दो लिए, शीट शेप और शीट कलर। इनके हाइब्रिड, हाइब्रिड मींस इनके ट्रेट। शीट शेप का ट्रेट क्या है, राउंड क्या है और विंकल, ये शीट शेप के हो गए। शीट कलर के ट्रेट क्या है, येलो एंड ग्रीन। डाई हाइब्रिड क्रॉस का मतलब है कि जब दो अलग अलग कैरेक्टर के चार ट्रेट को आपस में आप लेके और उनको क्रॉस करें तो जो रिजल्ट आएगा वो कहलाएगा डाई हाइब्रिड क्रॉस। हालांकि डाइहाइब्रिड क्रॉस का रिजल्ट इतना ही जानना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि डाइहाइब्रिड क्रॉस इसलिए हम 10th क्लास में पढ़ते हैं ताकि आप मेंडल साहब के तीसरे नियम के बारे में भी जान जाएं, जिनका कहना है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। वो ये कहता है कि जो राउंड का जो भी एलीड होगा, सेपरेट होने के बाद जो गैमेट बनेगा, उसकी ये बाध्यता नहीं होगी कि वो केवल रिंकल्ड के साथ ही क्रॉस करे। वो येलो के साथ भी क्रॉस कर सकता है और वो ग्रीन के साथ भी क्रॉस कर सकता है। मींस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये कहता है कि एक बार गैमेट बनने के बाद गैमेट फ्री है अपने में से किसी के साथ भी क्रॉस करने के लिए। उसी बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट मींस गैमेट इज इंडिपेंडेंट टू असॉर्ट विथ एनीवन। असॉर्ट मींस किसी के साथ भी कॉम्बिनेशन बना सकता है। आ रही मेरी बात? क्लास में 40 बच्चे होते हैं, 40 बच्चों को यदि मैं कहूं कि आप ग्रुप बना लीजिए तो आप पाएंगे कि कोई किसी के साथ भी ग्रुप बना सकता है। हाँ, ये अलग बात है कि अभी मैं कहूं कि स्पोर्ट एक्टिविटी होनी है तो स्वाभाविक है आप चाहेंगे कि जो स्पोर्ट में अच्छा बच्चा हो उसके साथ ग्रुपिंग की जाए। मैं कहूं कि अभी कल क्विज कंपटीशन होना उसके लिए तो आप फिर स्पोर्ट वाले को छोड़कर जो ज्यादा मेहनती है या जो ज्यादा पढ़ रहा है उसके साथ आप ग्रुप बनाएंगे। तो ये डिपेंड कर सकता है। ठीक वैसे ही इनमें से कोई किसी के साथ भी क्रॉस कर सकता है, कंबाइन हो सकता है, और इसीलिए इसका नाम है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इज इट क्लियर? तो मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड समझ में आया। मोनो वर्ड या डाई वर्ड जो इनिशियली लिखा है क्रॉस के आगे, वो एक्चुअली में ट्रेट के लिए नहीं है, वो किसके लिए है, कैरेक्टर के लिए है। कि जब आप एक कैरेक्टर के दो ट्रेट को यानी दो हाइब्रिड ट्रेट को, एक टॉल है एक डॉर्फ है, तो अलग अलग हो गए, तो इनको आपस में हाइब्रिड करेंगे, हाइब्रिडाइज करेंगे, जोड़ने का काम करेंगे, क्रॉस करेंगे, तो जो रिजल्ट आएगा वो मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहलाएगी। और डाई हाइब्रिड का मतलब हो गया कि दो अलग अलग ट्रेट को आप आपस में लेकर, दो अलग अलग कैरेक्टर को आपस में लेकर, उनके ट्रेट्स को यदि आप आपस में क्रॉस कराएंगे इन चारों को, तब वो कहलाएगा डाई हाइब्रिड क्रॉस। और इससे मेंडल साहब का लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्लियर हो कि गैमेट जो है वो इंडिपेंडेंट है, किसी के साथ भी जुड़ जाने के लिए, किसी के साथ भी असॉर्ट होने के लिए, उनको आप रोक नहीं सकते यदि एक बार गैमेट का फॉर्मेशन हो गया तो। होप आपको तीनों लॉ के बारे में जानकारी हो गई होगी। डाइहाइब्रिड क्रॉस हमने नहीं पढ़ा और एक हमने इनकम्प्लीट डोमिनेंसी नहीं पढ़ी, बाकी तीनों लॉ शायद आपको समझ में आ गए होंगे। मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्लियर हो गया होगा यदि आपने प्रीवियस क्लासेस को सही से देखा हुआ है, यदि आपने समझा हुआ है कि डोमिनेंट क्या है, रिसेसिव क्या है, फिनोटाइप क्या है, जीनोटाइप क्या है, होमोलोगस क्या है, हेटेरोलोगस क्या है। तो होप कि ये सभी चीजें भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। इज इट क्लियर? समझ में आ गया? नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंसी क्या होता है और डाई हाइब्रिड क्रॉस कैसे बात करते हैं उसके बारे में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।